बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हमने जो रिमेनिंग फंक्शन है विटामिन सी के वो पढ़ने हैं। कोलेजन की फॉर्मेशन के लिए कैसे विटामिन सी ज़रूरी था ये हमने डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट इसका फंक्शन था वो है एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी में विटामिन सी कैसे ज़रूरी है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसको डिस्कस करेंगे कि विटामिन सी कैसे परफॉर्म करता है एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी के लिए। जो एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी का फंक्शन है इसमें यह है कि विटामिन सी का और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का बहुत रोल है। जैसे ही बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा होगी, बॉडी डिमांड करेगी एंटीऑक्सीडेंट की, और एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यू टू द एनी रीज़न, कोई डिजीज़ भी हो सकती है, स्ट्रेस भी हो सकता है, सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो सकती है, कोई तौर पर वो बॉडी के अंदर हो रही है, कोई डिजीज़ है। जब फ्री रेडिकल्स ज़्यादा आएंगे तो उसके नतीजे में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये बॉडी में बहुत सी डिजीज़ काज करेगा। अब इस स्टेज के अंदर बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, तो रिसर्चर हैज़ प्रपोज्ड दैट विटामिन सी जो है इन द बॉडी वाटर बेस्ड फ्लूइड, मतलब ब्लड में एक्ट जस्ट एज द विटामिन ई डज इन द लिपिड रिच इन्वायरमेंट। जैसे ही विटामिन ई हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन में एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन सी एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एंड हाई कंसंट्रेशन एज वी नो ऑफ द विटामिन सी इज प्रेजेंट इन द हाई कंसंट्रेशन, हमने देखा था आई के अंदर है, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ द विटामिन सी प्रेजेंट इन द आई पॉसिबली प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फोटोलिटिकली जनरेटेड फ्री रेडिकल्स। आई के अंदर जो विटामिन सी प्रेजेंट है वो प्रोटेक्ट करेगा फोटोलिटिकली प्रोड्यूसेस फ्री रेडिकल्स। ऐसे ही हाई कंसंट्रेशन ऑफ द विटामिन सी इन द न्यूट्रोफिल और द वाइट ब्लड सेल्स, जिसके अंदर क्या करेगा, मे बी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फ्री रेडिकल्स। एक तो आइज में ये काम हो गया। सेकंड, हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स थे उसमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट द फ्री रेडिकल विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन के दौरान जो प्रोडक्शन होगी फ्री रेडिकल्स की, उसको वो न्यूट्रलाइज करेगा। थर्ड, हमारे पास आ जाता है कि विटामिन सी का रोल फॉर द डिफरेंट वाइटल कंपाउंड की प्रोडक्शन के लिए। वाइटल कंपाउंड्स की सिक्रीशन के लिए विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है। तो कौन कौन से होंगे उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अमाइनो एसिड जो है टायरोसिन, इसकी सिक्रीशन के लिए हमें विटामिन सी चाहिए। विटामिन सी की रिक्वायरमेंट है टायरोसिन की सिक्रीशन के लिए। एज वी नो टायरोसिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है। कहाँ से आ रहा है ये, फिनाइल एलानिन से। ठीक है, बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। कहाँ से प्रोड्यूस कर रही है ये, जब हम खुराक से लेते हैं फिनाइल एलानिन। दिस इज द एसेंशियल अमाइनो एसिड। तो टायरोसिन सिंथेसिस रिक्वायर द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द फिनाइल एलानिन। इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवाने के लिए हमें विटामिन सी चाहिए होगा। तो इसकी हाइड्रोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द फिनाइल एलानिन, और इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवाने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए। जो ये एंजाइम होगा वो आयरन डिपेंडिंग एंजाइम है, मतलब इसको आयरन चाहिए अपने फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म करने के लिए। एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइल
alanine monooxygenase. The enzyme which is required to conduct the hydroxylation of the phenylalanine is the phenylalanine monooxygenase. इस एंजाइम का सेकेंड नेम हम लोग इसको कह सकते हैं हाइड्रोक्सिलेज. ओके, एक तो विटामिन सी यहां पे चाहिए जब इसकी हाइड्रोक्सिलेशन करवानी है, हाइड्रोक्सिलेशन के प्रोसेस में विटामिन सी चाहिए. सेकेंड, इस एंजाइम के साथ साथ हमें एक को सबस्ट्रेट भी चाहिए. हाइड्रोक्सिलेशन हो रही है, हाइड्रोक्सिलेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एंजाइम चाहिए, ये एंजाइम का नाम लिख दिया. सेकेंड, हमें एक को सबस्ट्रेट भी चाहिए इस प्रोसेस के लिए. जो को सबस्ट्रेट है उसका नाम क्या है? को सबस्ट्रेट चाहिए, उसका नाम है हमारे पास टेट्रा हाइड्रोबायोप्ट्रीन. और टेट्रा हाइड्रोबायोप्ट्रीन है, इसकी रीजनरेशन के लिए हमें विटामिन सी चाहिए. टेट्रा हाइड्रोबायोप्ट्रीन बॉडी में कहां से जनरेट होगा? डाई हाइड्रोबायोप्ट्रीन से. डाई हाइड्रोबायोप्ट्रीन से बॉडी जनरेट करेगी टेट्रा हाइड्रोबायोप्ट्रीन, जो कि हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइलएलानिन में एज अ को सबस्ट्रेट काम करता है. तो इसको इसमें कन्वर्ट करवाने के लिए हमें यहाँ पे विटामिन सी चाहिए. तो इससे हमें यह अंदाजा हो गया कि टायरोसिन की जब प्रोडक्शन करवानी है फिनाइलएलानिन के थ्रू तो विटामिन सी रिक्वायर्ड है, क्योंकि फिनाइलएलानिन की हाइड्रोक्सिलेशन होनी है और ये प्रोसेस होता किसमें है? लिवर के अंदर और किडनी के अंदर. लिवर और किडनी में ये प्रोसेस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, और इस एंजाइम के साथ को सबस्ट्रेट चाहिए, और जो को सबस्ट्रेट है उसकी रीजनरेशन के लिए हमें विटामिन सी चाहिए. एक तो ये वाइटल कंपाउंड आ गया जिसकी सिक्रीशन के लिए विटामिन सी चाहिए. सेकंड, हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है सीरोटोनिन. सीरोटोनिन ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको जब बॉडी ने प्रोड्यूस करना है तो इसकी भी हाइड्रोक्सिलेशन होनी है. अब इसकी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए विटामिन सी, टेट्रा हाइड्रोबायोप्ट्रीन एंड ऑक्सीजन आर इन्वॉल्व in the hydroxylation of the tryptophan. Tryptophan is the another amino acid. अब यहाँ हम लिखते हैं कि सीरोटोनिन कहाँ से प्रोड्यूस होना है. हमारे पास अमाइनो एसिड का नाम है ट्रिप्टोफेन. ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड है हमारे पास. इसकी बॉडी जैसे आप बॉडी इसको ट्रिप्टोफेन को डिटेक्ट करेगी, इसकी हाइड्रोक्सिलेशन होगी और प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा सीरोटोनिन विच इज अ न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट इन द ब्रेन. तो इसकी जब हाइड्रोक्सिलेशन होगी, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द ट्रिप्टोफेन रिक्वायर द विटामिन सी, ऑक्सीजन, और जो हमारे पास को सबस्ट्रेट यहां प्रेजेंट था टेट्रा हाइड्रोबायोप्ट्रीन. तो ये दो जो वाइटल्स कंपाउंड्स हैं इनकी प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी चाहिए. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन इसका आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए. आयरन जो हम कंज्यूम करते हैं दो फॉर्म में करते हैं, अभी वो यहाँ पे कंसर्न नहीं है हमारा, लेकिन जो नॉन हीम आयरन है बॉडी जब इसको इंजेस्ट करती है तो विटामिन सी नॉन हीम आयरन की एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है. आयरन एब्जॉर्प्शन
इंटेस्टाइन के अंदर जैसे ही नॉन हीम आयरन आएगी प्लांट बेस से, जैसे ही एंटर होगी जीआईटी में, तो आयरन की, इस वाली आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी हेल्प करेगा और इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, फेरस आयन के अंदर। किस में कन्वर्ट करेगा इसको, फेरस आयन में, जिसको आप Fe2 भी लिख सकते हैं। जब ये बॉडी के पास आ जाएंगे तो इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही जीआईटी के अंदर नॉन हीम आयरन कन्वर्ट हो जाएगी फेरस आयन में, तो जीआईटी में इसकी एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको फेरस आयन में कन्वर्ट करने के लिए वी रिक्वायर द विटामिन सी। उसके साथ साथ विटामिन सी also counter the action of the certain food component that inhibit the iron absorption। विटामिन सी कंट्रोल करेगा उन फूड कंपोनेंट्स को जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं। तो ये विटामिन सी का आयरन के एब्जॉर्प्शन में रोल आ गया। लास्ट जो फंक्शन है इसका वो है इम्यून फंक्शन पे कैसे परफॉर्म करेगा। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि वाइट ब्लड सेल्स बॉडी में वो पार्ट हैं जहाँ पे विटामिन सी की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो विटामिन सी का एक रोल ये भी है कि एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो पार्ट हैं इम्यून डिफेंस का। तो क्या करेगा विटामिन सी, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी कंसंट्रेशन को, इनके मेकिंग को ज़्यादा अच्छा कर देगा और बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा अगेन वही ऑक्सीडेटिव डैमेज से विच माइट बी एसोसिएटेड विद द सेलुलर रेस्पिरेशन। और उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो फ्री रेडिकल जनरेटेड, फ्री रेडिकल्स की वजह से जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है फ्री रेडिकल जनरेटेड फेगोसाइटोसिस और न्यूट्रोफिल एक्टिवेशन, इन दोनों की जो एक्टिवेशन है जो कि हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए और जो डैमेज टिश्यू हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट इट कैन आल्सो डैमेज द बॉडी ऑन इम्यून सेल्स। फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो गए, फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस एक्टिवेट हो गया, न्यूट्रोफिल एक्टिवेट हो गए। ये जब दोनों एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करेंगे, ना सिर्फ बैक्टीरिया को किल करेंगे, किल बैक्टीरिया, और उसके साथ जो डैमेज सेल्स हैं उनको भी इसको इंजर करेंगे, लेकिन बट आल्सो कैन जो बॉडी के अपने हेल्दी सेल्स हैं या इम्यून सेल्स हैं उनको डैमेज करने के भी चांसेस होंगे। तो विटामिन सी यहाँ पे रिड्यूस करेगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन बाय द हेल्प ऑफ इस एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, सॉरी, कि जो इसका डैमेज हो रहा है अपने ही सेल्स का ड्यू टू दिस प्रोसेस फेगोसाइटोसिस और न्यूट्रोफिल जो कि एक्टिवेट होते हैं फ्री रेडिकल्स के बर्डन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसके नतीजे में ना सिर्फ वो बैक्टीरिया और फ्री रेडिकल्स किल हो रहे हैं, बॉडी के जो अपने सेल्स हैं वो डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो विटामिन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बाय यूजिंग इट्स एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो ये डिफेंस एक्शन प्रोड्यूस करेगा और इम्यून फंक्शन को एक्टिवेट कर देगा। आवर लास्ट पॉइंट ऑफ द विटामिन सी इज द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। जो डेफिशिएंसी विटामिन सी को ना खाने की वजह से आएगी उसका नाम है स्कर्वी। This is the deficiency disorder which is developed due to the inadequate intake of the vitamin C। और मोस्टली अगर खुराक से आप ऐसी खुराक जिसमें विटामिन सी नहीं है वो कॉन्टीन्यूसली 20 to 40 डेज तक कंज्यूम करते रहेंगे तो विटामिन सी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर रिलेटेड सिम्टम डेवलप होना स्टार्ट कर देंगे।
इसमें क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फटीग, और उसके साथ साथ जो गम्स हैं या ज्वाइंट्स हैं, गम्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको फंक्शन एंड उनका मोड ऑफ एक्शन पता है तो एवरीथिंग मस्ट बी क्लियर कि कैसे ज्वाइंट का पेन होगा, क्योंकि जो कोलेजन की फॉर्मेशन है उसमें विटामिन सी चाहिए था, तो ज्वाइंट पेन इसलिए होने के चांसेस होंगे। और क्योंकि ये जो है क्लासिकल साइन है, यूनिक साइन है ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फेलियर की तरफ, क्योंकि कोलेजन नहीं आ रही ना, कोलेजन नहीं आ रही मतलब विटामिन सी नहीं आ रहा खुराक से, कोलेजन नहीं आ रही तो कनेक्टिव टिश्यू आपस में प्रॉपरली बाइंड नहीं होंगे, आप जो उनकी कनेक्शन है आपस में वो कंप्रोमाइज होगी, विच लीड टूवर्ड्स द ज्वाइंट पेन। ज्वाइंट पेन आ गई, गम ब्लीडिंग आ गई, फटीग आ गई। इसके साथ साथ एक और करैक्टर है इसका, पिन पॉइंट हेमरेज। तो ये तमाम साइन एंड सिम्टम ऑब्जर्व किए जाएंगे। अगर विटामिन सी की इनिशियल स्टेजेस पे डेफिशिएंसी है तो फटीग हो सकती है, गम ब्लीडिंग हो सकती है, और उसके साथ ज्वाइंट की पेन हो सकती है, देन पिन पॉइंट हेमरेजेस हो सकते हैं। तो ये हमारे पास डेफिशिएंसी आ गई विटामिन सी की, कि कैसे अगर विटामिन सी डाइट से या नहीं लेंगे या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो डेवलप हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द विटामिन सी, जिसमें हमने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन क्या है इसका, इसकी एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म कौन सी है बॉडी में, रिकमेंडेड अमाउंट कितनी खानी चाहिए, और जो रिकमेंडेड अमाउंट है वो खुराक से अगर लेनी है तो कौन से अबंडेंट सोर्स हैं। अगर खुराक के अलावा सवेयर डेफिशिएंसी है तो खुराक के साथ हमें सप्लीमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सप्लीमेंट विटामिन सी किस किस फॉर्म में सप्लाई करते हैं और उनकी फॉर्म्स क्या हैं, कैसे बॉडी का एक्शन होगा, और विटामिन सी आप खाते हैं कैसे डाइजेशन होगी, एब्जॉर्प्शन कैसे होनी है, किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होना है, उसके बाद बॉडी में विटामिन सी के फंक्शंस क्या क्या हैं, बेसिकली हमें इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इफ़ वी आर नॉट टेकिंग इन द रिकमेंडेड अमाउंट तो डेफिशिएंसी जो होनी है उसका नाम क्या है। और थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।